नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज आपके सामने BHU बीएड एंट्रेंस से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर के हाजिर हूं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुल प्रश्नों की संख्या 100 है और कुल मार्क्स 300 होते हैं। ये BHU एंट्रेंस के बारे में मैं बतला रहा हूँ। और दोस्तों, BHU बीएड कई तरह के होते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो BHU मैथ्स ग्रुप के होंगे, कई बच्चे बायो ग्रुप के होंगे, कई बच्चे लिंग्विस्टिक ग्रुप के होंगे, कुछ बच्चे सोशल साइंस से संबंधित होंगे। सेक्शन ए सभी के लिए कंपलसरी है, यानी कि सेक्शन ए में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी के लिए समान होता है। सेक्शन बी सभी के लिए अलग अलग होता है। तो दोस्तों, आज जो हम श्रृंखला शुरुआत करने जा रहे हैं वो सेक्शन ए से संबंधित है, यानी कुल 30 प्रश्नों का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा जो कि सेक्शन ए से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप BHU बीएड सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के 10 वर्षों के प्रश्न पत्र का व्याख्या सहित हल परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, व्याख्या सहित हल के अंतर्गत कई ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इच्छुक हैं, आप परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर विजिट करें। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक शिक्षक के लिए सबसे कम संबंधित है। दोस्तों, एग्जाम में हमेशा प्रश्नों को सही ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं जिससे सबसे कम के जगह लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा समझ करके टिक कर देते हैं। तो सबसे कम संबंधित कह रहा है। आप प्रश्नों के विकल्पों को पढ़ेंगे तो पहला विकल्प है प्रभावकारी शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध शिक्षकों का होना चाहिए, तीसरा है विषय वस्तु पर अधिकार, यानी इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसी को प्रभावकारी शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक तीसरा नंबर विकल्प है, वह है रिस्पेक्ट फ्रॉम पॉलिटिकल लीडर्स। देखिए, शिक्षक और बच्चों के बीच राजनीतिक नेताओं का कोई संबंध विशेष रूप से होता नहीं है, और राजनीतिक जो भी व्यक्ति हैं शैक्षणिक दृष्टिकोण से उनके लिए आदर और सम्मान का होना भी एक विशेष महत्व नहीं रखता है। इसलिए दोस्तों, प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 3 नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का केंद्र बिंदु है। जो हमारे प्रारंभिक शैक्षणिक जो विधाएं थी उसके अंतर्गत दोस्तों शिक्षक को एक गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में देखा जाता था कि गुरु जो है भगवान के समान है। लेकिन वर्तमान दृष्टिकोण में अगर देखें दोस्तों, तो शिक्षण प्रणाली का संपूर्ण केंद्र बिंदु कौन होता है? एक विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी शैक्षणिक प्रणाली के संपूर्ण केंद्र बिंदु किस पे निर्भर रहेगा? विद्यार्थी पर निर्भर रहेगा, और विद्यार्थी पर निर्भर रहने के कारण संपूर्ण शिक्षक प्रणाली का केंद्र बिंदु कौन हो गया? विद्यार्थी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर विकल्प में विद्यार्थी नहीं दिए हुए हैं तो आपको किसको टिक करना है? शिक्षक को टिक मारना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राणी सिर, हृदय एवं हाथ द्वारा विकसित होता है। यह एक कोटेशन है, दार्शनिक का कोटेशन है, जो आपसे पूछ रहा है कि प्राणी जो है सिर, उसके बाद हृदय और हाथ द्वारा विकसित होता है। यह शैक्षणिक दर्शन था। दोस्तों, ये शैक्षणिक दर्शन पेस्टालोजी का है। पेस्टालोजी जो है यह शैक्षणिक दर्शन शैक्षणिक विधाएं के रूप में प्रतिपादित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों का विश्वास जीतने के लिए शिक्षक को उनके साथ किस तरह की व्यवहार करनी चाहिए।
देखिए, हमेशा एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि बच्चों के साथ ऐसा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करे जिससे बच्चे शिक्षक द्वारा दिए गए हर एक वक्तव्य को ठीक ढंग से समझ सके, और यह वक्तव्य का जो माध्यम हो, इसमें जो व्यवहार हो, वह शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच मित्रता से भरा हुआ हो, यानी मित्रता पूर्वक हो। तो मित्रता पूर्वक व्यवहार के कारण जो है एक शिक्षक और विद्यार्थी का कम्युनिकेशन क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो दोस्तों, मित्रता पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आप एक शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? दोस्तों, एक शिक्षक आपसे प्रश्न यह इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कहीं पे कि आप बतलाइए एक आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसका एक विकल्प है, चौथा नंबर विकल्प देखिए, तुम पढ़ना पसंद करते हो तथा विद्यार्थियों के साथ क्रियात्मक अंतःक्रिया। मैंने आपको पहले ही बतलाया था कि हर एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक इंटरेक्शन होना चाहिए। यह जो अंतःक्रिया है वह कई रूप में होते हैं। कई शिक्षक बच्चों को खेल खेल में शिक्षा के माध्यम से सिखाते हैं, कई बच्चे को शिक्षक द्वारा अनुशासित रूप में रख करके सिखाया जाता है। तो यह जो इंटरेक्शन है, अंतःक्रिया है, वो शिक्षक का विद्यार्थियों के साथ आनंद पूर्वक होना चाहिए। तो यह चौथा नंबर विकल्प है। लेकिन दोस्तों, तीसरा विकल्प देखिए, दूसरा विकल्प देखिए, पहला विकल्प देखिए, यह सारे विकल्प उपयुक्त नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं, यानी अनुपस्थित रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं, तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? देखिए, अनुपस्थित रहने का कई ऐसे कारण हो सकते हैं और इन कारणों को जानना शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है। शिक्षक चाहे विद्यार्थियों से पूछे, उसके अभिभावक से पूछे कि बताएं आपका विद्यार्थी कक्षा में क्यों नहीं आता है। तो दोस्तों, इस तरह के जो भी प्रश्न रहेंगे जिसमें आपके बच्चे अनुपस्थित हैं, आपके कक्षा में बच्चे अनुपस्थित हैं, तो इस कंडीशन में आप कारण जानने का प्रयास करेंगे और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि आपका चयन बीएड के लिए नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश में डॉक्टर, इंजीनियर और कई ऐसे पद हैं जिस पे व्यक्ति शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद जाता है, उसी तरह से जो व्यक्ति बीएड करते हैं उसका उद्देश्य शिक्षक बनना होता है। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने जीवन में शिक्षक बनने हेतु उद्देश्य विकसित किया है तो दोस्तों आपको बीएड करना पड़ेगा ही। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? पुनः बीएड की एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि आप शिक्षक बनना चाहते हैं और शिक्षक बनने के लिए बीएड का होना अनिवार्य है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों यह है कि एक आदर्श शिक्षक वह है जो, एक आदर्श शिक्षक के बारे में आपसे प्रश्न पूछा है कि एक आदर्श शिक्षक किसको कहेंगे। पहले ही मैं दोस्तों बतला चुका हूं आपको कि शिक्षक का व्यवहार मित्रता पूर्वक होना चाहिए। शिक्षक एक दार्शनिक के रूप में भी कार्य करता है और शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। तो दोस्तों इसका विकल्प हो गया 3, मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक होता है। एक आदर्श शिक्षक की जो विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत वो एक मित्र है, एक दार्शनिक है और एक मार्गदर्शक है। ये किसका है दोस्तों? तो यह विद्यार्थियों का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक प्राध्यापक या प्रधानाचार्य की कुशलता बहुत कुछ निर्भर होती है। मतलब आपसे पूछ रहा है कि एक प्रधानाचार्य है, उसकी कुशलता किन चीज़ों पे निर्भर करती है। तो दोस्तों एक प्रधानाचार्य की कुशलता जो है वह निर्भर करती है अच्छे मानवीय संबंध पर। आपका संबंध जो है एक ह्यूमन के रूप में, एक गुड रिलेशनशिप के रूप में पड़ना चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए। तो इस कंडीशन में दोस्तों आप एक अच्छे प्रिंसिपल के रूप में बच्चों के सामने दिखाई पड़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में उच्च शिक्षा का दायित्व
किस स्थान पर है। मतलब देखिए, भारत में कई तरह के शिक्षा पद्धति बने हुए हैं और सभी शिक्षा का वर्गीकरण किया हुआ है दोस्तों। तो इसी तरह भारत में जो उच्च शिक्षा है वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूजीसी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो एक्ट 1956 के माध्यम से जिसकी स्थापना हुई थी। कभी कभी आपसे एक्ट के बारे में पूछ देगा कि बतलाइए इसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, यह जो यूजीसी है यह एमएचआरडी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली। दोस्तों, सरकार द्वारा यूजीसी के स्थान पे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया लाने की बात कही गई है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कार का संबंध गैरेज से जिस तरह है उसी तरह से वायुयान का संबंध किससे होगा? दोस्तों, कार गैरेज में रखा जाता है और जो वायुयान है उसको हैंगर में रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? उसको हैंगर पे रखा जाता है। हार्बर जो है ये पानी वाला जहाज से संबंधित है और डिपो जो है यह जो डिपो है दोस्तों यह संबंधित है सड़क परिवहन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमित पूर्व की ओर 30 मीटर चला। दोस्तों, अमित को जो है पूर्व की ओर, यहां समझ लीजिए ये अमित है जो खड़ा है, यह पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर कितना चला? 30 मीटर चला। उसके बाद यह क्या करता है कि 40 मीटर दाहिने मुड़ता है, तो इसको 40 मीटर दाहिने मुड़ा दीजिए। उसके बाद फिर यह 40 मीटर चलता है, दाहिनी मुड़ करके फिर कितना चलता है? वो 50 मीटर चलता है। तो 50 मीटर अगर यह फिर दाहिनी ओर चलेगा तो वो बी स्थान यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से उसकी दिशा को देखना है। तो दोस्तों देखिए, प्रारंभिक स्थान से जो वो दिशा है उसकी दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम। वो दक्षिण की ओर है और पश्चिम की ओर है, तो इसका क्या हो जाएगा दिशा? दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, एक पुरुष की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने उसके भाई के पिता मेरे दादी का इकलौता पुत्र है, उसकी तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध होंगे? देखिए दोस्तों, अगर उस पुरुष को देखेंगे तो वो पुरुष मेल है और फीमेल को मैं महिला के रूप में इंगित करता हूं। फीमेल को देखते हुए अगर उसने क्या कहा है कि उसने कहा है कि उसके भाई के पिता मेरे दादी का इकलौता पुत्र है, तो भाई का जो पिता होगा वो कौन होगा? दादी का इकलौता पुत्र, यानी दादी जो है, दादी 2 जनरेशन ऊपर जाएंगी और उसका पुत्र यानी 1 जनरेशन नीचे आएगा। और वो क्या है फीमेल का? तो देखिए फीमेल का वो जो है 1 ऊपर का है, भाई के पिता कह रहा है, तो 1 जनरेशन ऊपर है। तो ये दोस्तों भाई बहन का संबंध यहाँ पे देखने को मिलता है। तो विकल्प क्या हो जाएगा? इसका विकल्प हो जाएगा 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कल से पहले का दिन शनिवार था तो कल से बाद का दिन कौन सा कहलाएगा? दोस्तों इसको पहले आप क्रम में लिखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार बच्चे गलती कर देते हैं, तो पहले इस तरह के प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप में लिखें। तो पहले मैं शनिवार लिखता हूं, फिर रविवार लिखता हूं, फिर सोमवार लिखता हूं, फिर मंगलवार लिखता हूं, फिर बुधवार लिखता हूं। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, शनिवार था इसलिए मैंने शनिवार से शुरू किया। कल से पहले का दिन शनिवार था, यानी कल, आज सोमवार होगा, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि कल जो है उससे पहले शनिवार का दिन था। ठीक, कल ये था, उससे पहले शनिवार, और शनिवार के बाद क्या होता है? रविवार, और रविवार के बाद क्या होता है? सोमवार। तो इस कंडीशन में दोस्तों आज का दिन कौन सा हो जाएगा? आज का दिन हो जाएगा आपका सोमवार। तो इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया दोस्तों, और प्रश्न सोमवार आज का दिन नहीं पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है? कल के बाद का दिन। तो कल मंगलवार होगा और कल के बाद का दिन कौन सा हो जाएगा?
बुधवार। तो इसका दोस्तों विकल्प हो जाएगा 2। कल के बाद का दिन कौन सा होगा? बुधवार, वेडनेसडे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। यह जो विकल्प दिया हुआ है इसमें आपको अज्ञात संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जो कि यहां है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न को पहले आप देखिए कि इसमें +1 की वृद्धि है, ठीक। यहां क्या है? +2 की वृद्धि है। यहां क्या है? +4 की वृद्धि है। यहां कितना का वृद्धि है? +8 का वृद्धि है। और अगर इन दोनों के रूप में, रिलेशन के रूप में देखेंगे तो गुने दो का संबंध है, यहां भी गुने 2 का संबंध है। तो अगर यहां गुना 2 करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? 16। तो 16 को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा संख्या? 33, यानी विकल्प नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी कि जो अंग्रेजी के वर्णमाला हैं उसको आपको कह रहा है जेड से लिखने के लिए। जेड लिखिए, फिर वाई लिखिए, फिर आप एक्स लिखिए, डब्ल्यू लिखिए, भी लिखिए, यू लिखिए, टी लिखिए, एस लिखिए, आर लिखिए, क्यू लिखिए, इस तरह से लिखने के लिए कह रहा है। और क्या कह रहा है? तो बाईं ओर से 12वीं अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा? तो दोस्तों बाईं ओर से, बाईं ओर का मतलब क्या हुआ? ये बाईं हुआ, इधर दाहिना हुआ, इधर से इधर बायां से दाहिना हुआ। तो बाईं ओर से 12वीं अक्षर अगर हम चलेंगे, चल लिए, कोई एक विकल्प आएगा 12वें पे। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? फिर दाईं ओर, यानी फिर हमको 7 अक्षर आगे चलना है। तो इसमें 7 अक्षर आगे चलिएगा तो कौन सा विकल्प आएगा? तो दोस्तों जो विकल्प उभर करके आएगा वो एच आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? एच, यानी एक ही क्रम में चलना है, बस शब्दों को घुमा करके पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि 18 फरवरी 1977 को 97 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन पड़ेगा? दोस्तों यह आपके लिए होमवर्क है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि इसका क्या विकल्प होगा। चूंकि मैं ये होमवर्क इसलिए दिया हूं क्योंकि अधिकांश प्रश्न जो इस तरह के पूछे जाते हैं इसमें कभी आपसे अगर घुमा करके पूछे तो आप खुद से निकालना जान लें। चलिए इसको होमवर्क में आप बताएंगे कि इसका क्या उत्तर होगा, तो मैं फिर आगे अगला सेट में इसके बारे में बतलाऊंगा। अगला प्रश्न देखिए। वृक्ष की एक कतार पंक्ति में एक वृक्ष कतार के प्रत्येक सिरे से 5वें स्थान पर स्थित है। दोस्तों इस तरह का है, आप इसे इस रूप में देखें, इस तरह से यह लगा हुआ है। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि x1 और x2 ये दो कतार के अलग अलग सिरे हैं। तो आपसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक सिरे से 5वें स्थान पर है, यानी इधर से भी अगर देखें तो 5वें स्थान पे, इधर से भी देखें तो 5वें स्थान पे है। तो बतलाइए कतार में वृक्ष की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 9 अगर इस तरह से आप बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए दोस्तों यह जो है 9 जो भी होगा 9 5वें स्थान पर जो भी मिलेगा दोनों तरफ से 5 स्थान पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कुल वृक्षों की संख्या 9। अगला प्रश्न देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुलिस को MLIFPE लिखा जाता है तो DIG को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों देखिए P जो है M लिखा गया है, O को क्या लिखा गया? L लिखा गया है, L को क्या लिखा गया? I लिखा गया है। इसी तरह से I को क्या लिखा गया है? F लिखा गया है। दोस्तों I जो है F लिखा गया है, और यहाँ देखिए I को क्या लिखा जाएगा? F अगर लिखा जाएगा तो हम सबसे पहले सर्च करेंगे कि दूसरे स्थान पर F किस में है। तो दोस्तों दूसरे स्थान पर F केवल पहली ऑप्शन में है, ये P है, इसको आप देखिएगा ZPD है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन इस श्रेणी के साथ जाएगा? तो दोस्तों ये जो श्रेणी के साथ जाने का विकल्प है इसमें आप सबसे पहले 121 जो है उसको आप 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 225 जो है 15 का स्क्वायर है, 361 जो है
वो 19 का स्क्वायर है, और दोनों में क्या क्या अंतर है, +4 का अंतर है। तो दोस्तों अगला जो होगा वो क्या होगा, +4 का होगा, तो 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 529, विकल्प 4। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, स्थापना कब हुआ। दोस्तों 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, और आप ये जान लीजिए कि यह एक एडवाइजरी बॉडी है सेंट्रल एवं स्टेट गवर्नमेंट के बीच। यह तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ही, लेकिन दोस्तों ये क्या करती है कि ये एडवाइजरी बड़ी सलाहकार के रूप में कार्य करती है, किसके और किसके बीच में, तो जो केंद्र सरकार के और जो राज्य सरकार के बीच, जो शिक्षण गतिविधियों से संबंधित, जो बच्चों के शिक्षण गतिविधियों से संबंधित जितने भी प्लानिंग है, जितने भी मैटर हैं, या फिर जो शिक्षक से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं उसको ये निगरानी करते हैं। और NCTE ही जनरली मान्यता देता है कि आपके बीएड का जो कोर्स है उस कोर्स की मान्यता NCTE के माध्यम से ही प्रदान किया जाता है। दोस्तों कभी कभी इसके हेडक्वार्टर के भी बारे में आपसे पूछ लेगा, तो नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई। दोस्तों मध्याह्न भोजन योजना का जो प्रारंभ है वह 15 अगस्त 1995 को किया गया था, कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए जो है न्यूट्रिशन जो है वो उचित मात्रा में मिले, सही मात्रा में मिले, और इसीलिए जो है 15 अगस्त 1995 को यह योजना की शुरुआत की गई। यह प्रोजेक्ट जो है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों नेक के बारे में पूछ रहा है। दोस्तों नेक जो है NAAC, आप सबसे पहले इसके बारे में जानें कि इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, 2 नंबर। नेक दोस्तों इसकी स्थापना जो की गई वह मूलतः UGC का एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में किया गया, UGC के ऑटोनोमस बॉडी के रूप में किया गया है। यानी UGC का एक स्वायत्त संस्थान है जो विश्वविद्यालय, कॉलेज, जो भी हायर एजुकेशन से संबंधित हैं उसको ये ग्रेड प्रदान करता है। क्या करता है, ग्रेड देता है। कौन सा कॉलेज ग्रेड A से संबंधित है, कौन सा ग्रेड B से संबंधित है, यानी गुणवत्ता के रूप में कॉलेज को ग्रेड प्रदान करना कि उस कॉलेज का संबंध किस स्तर से है, शैक्षणिक स्तर से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति 1990 के अध्यक्ष थे। दोस्तों आचार्य राममूर्ति इसके अध्यक्ष थे, लेकिन इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए 1964 से 66 तक कोठारी कमीशन था, इन्होंने क्या दिया था, तो कोठारी कमीशन का ही त्रिभाषा फार्मूला है। त्रिभाषा फार्मूला का अर्थ यह हुआ कि पहला भाषा के रूप में व्यक्ति शास्त्रीय संगीत यानी कि संस्कृत, अरबी, फारसी को एडॉप्ट करे, दूसरा राष्ट्रीय भाषा के रूप में कोई एक भाषा को चुने, और तीसरा आधुनिक भाषा के रूप में जो आधुनिक यूरोपीय भाषा है उसको व्यक्ति एडॉप्ट करे। यानी 3 भाषा को हर एक व्यक्ति को सीखना जो है इसने सुझाव दिया था। दोस्तों इसके अलावा कभी कभी आपसे प्रश्न यह भी पूछेगा कि बतलाइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी लागू हुई, कब कब लागू हुई। तो दोस्तों राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति लागू हुई एक 1968 में, उसके बाद 1986 में, बस डिजिट को चेंज कर दीजिए। ये जो संशोधित शिक्षा नीति थी, इसके अलावा दोस्तों कभी कभी प्रश्न, और इसके संशोधित शिक्षा नीति को भी एक बार 1992 में लागू किया गया। और इसके अलावा कभी कभी आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है वो कब लागू की गई, तो वो 2005 के रूप में देखने को मिलता है, 2005। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या को दर्शाता है। दोस्तों ये काफी पुराना है, आप इसे नेट पर सर्च करके अपने नोटबुक में लिखेंगे कि भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय वर्तमान समय में मौजूद हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नया मिलेनियम पाठ्यक्रम 2000, न्यू मिलेनियम कैरिकुलम 2000 जो है किसके द्वारा
प्रिपेयर किया गया। तो दोस्तों यह जो है प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके द्वारा दोस्तों इसको प्रतिपादित किया गया था। और प्रश्न अगर आपसे यह पूछ दे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। यह किसके अंतर्गत आता है? तो ये भारत सरकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संस्थान है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम था इसे किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों इसको 1994 में लागू किया गया था। देखिए भारतीय शैक्षणिक जो विधियां थी वो कहीं ना कहीं हर एक घर तक पहुंच विकसित नहीं हो पा रही थी। तो प्रत्येक बच्चों तक प्राथमिक शिक्षा की पहुंच को विकसित करने के लिए 1994 में DPEP का लागू किया गया, इस प्रोग्राम को चालू किया गया। और यह 1986 के संशोधित जो प्रारूप थे 1992 के अंतर्गत ही इसे बतलाया गया था, लेकिन बाद में जाकर के इसे 1994 में लागू किया गया। दोस्तों यह जो प्रायोजित जो शैक्षणिक विधियां हैं इसके अंतर्गत 85% जो है वो केंद्र की हिस्सेदारी होती है और 15% राज्य की हिस्सेदारी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, आपसे प्रश्न पूछेगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1985 सितंबर में हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार एक साथ होगी? दोस्तों घड़ी की जो सुई एक दिन में टोटल 22 बार एक साथ होंगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। सबसे पहले आप ये जानिए 22 बार क्यों होगा। दोस्तों 12 घंटा में जो 12 और 11 और 12 बजे के बीच एक साथ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जैसे ही एक साथ होंगे अगला दिन काउंट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 12 घंटा में कुल 11 बार और 24 घंटा में कितनी बार? 22 बार। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1। चलिए अगला प्रश्न देखिए, द कॉन्सेप्ट आइडिया ऑफ पीस सिटिंग स्कूल वाज फर्स्ट गिवन बाय, गति निर्धारक विद्यालय। दोस्तों ये कहीं ना कहीं प्रश्न आपसे घुमाया हुआ है। गति निर्धारक विद्यालय के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो अप्रत्यक्ष रूप से आपसे जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे जो भी विद्यालय हैं उसके बारे में प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों इसका मूल उद्देश्य था, सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि गति निर्धारक जो भी विद्यालय हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ही भाग है। और जब बात जवाहर नवोदय विद्यालय की आपके सामने आई तो JNV की स्थापना 1985 में की गई और उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, ये भी याद रखना है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र से मुख्य रूप से जो भी प्रतिभाशाली छात्र हैं उसे वैकल्पिक रूप से एक अच्छा विद्यालय प्रस्तुत करना, उसको उस विद्यालय में नामांकित करना, उसको उस तरह की शिक्षा दिलाना। तो दोस्तों अगर आप हमें कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें फेसबुक पर हेलो संदीप KR सर्च करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं। अगर दोस्तों आप टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम पे संदीप KR सर्च करके आप हमें कुछ मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।